हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपकी थर्ड बुक है अकाउंटेंसी की, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका दूसरा चैप्टर करेंगे जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इससे पहले हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम से जो पहला चैप्टर था वो कंप्लीट किया है पिछली क्लासों में। हमने क्या क्या पॉइंट पिछली क्लास में पढ़े, आइए उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम आज का चैप्टर शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने देखा मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मीनिंग में हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन विवरणों को कहते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो किसी कंपनी या व्यावसायिक संस्था की लाभप्रदता यानी प्रॉफिटेबिलिटी और उसकी वित्तीय स्थिति यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाते हैं। इसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव देखे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। पहला ऑब्जेक्टिव हमने देखा टू फुलफिल लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं वो लीगल ऑब्लिगेशंस को पूरी करने के लिए भी बनाए जाते हैं। दूसरा, प्रॉफिट या लॉस को ज्ञात करने के लिए बनाए जाते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन को ज्ञात करने के लिए बनाए जाते हैं। और जो यूजर्स हैं अकाउंट्स के, फाइनल अकाउंट्स के, उनको कम्युनिकेट करने के लिए भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा कंपनी में या जो व्यावसायिक संस्था है उसमें कैश फ्लो कितना रहा उसको भी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। और हमको डिसीजन मैनेजरियल डिसीजन लेने में भी ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हमने इसेंशियल्स को देखा। इसेंशियल्स में हमने पहले देखा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या होने चाहिए, वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे, यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन उनमें नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो सही इन्फॉर्मेशन देने वाले होनी चाहिए। दूसरा, वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, वो कंपेरेबल होना चाहिए और वेरीफाएबल होना चाहिए। वेरीफाएबल मतलब उन जो बिजनेस जो सूचनाएं जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाए गए हैं वो उनके पीछे वाउचर्स होने चाहिए, यानी कि ट्रांजैक्शन के जो एविडेंस है वो होने चाहिए। दूसरा, वो रिलीवेंट होनी चाहिए, यानी कि किसी पार्टिकुलर अकाउंट पीरियड से रिलेटेड होनी चाहिए। और वो टाइमलीनेस होनी चाहिए, यानी कि जिस टाइम पर उनकी ज़रूरत है उस टाइम पर वो बन जाने चाहिए। इसके अलावा हमने स्टेक होल्डर की बात की। स्टेक होल्डर में हमने दो तरीके के स्टेक होल्डर्स देखे, एक इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल में हमने बात की ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय की, और एक्सटर्नल में हमने बात की बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, सेबी एंड कंज्यूमर्स। ये स्टेक होल्डर कौन होते हैं, जो कंपनी में किसी न किसी तरह का हित या स्टेक रखते हैं, उनको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। तो ये जो होते हैं यूजर्स, ये क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करते हैं, ताकि ये पता लगा सकें कि जो स्टेक इनका कंपनी में है उस स्टेक को वो उस स्टेक को वो संरक्षित रख पाएंगे, उन उससे लाभ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। पिछली लास्ट क्लास जो थी उसमें हमने लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी। पहली लिमिटेशन हमने देखी कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो जो पास्ट में ट्रांजैक्शन हुई है उनको रिकॉर्ड करते हैं, फ्यूचर की ट्रांजैक्शन को नहीं बताते, ना उसकी तरफ कोई इशारा करते, और उनमें ब्याजनेस आ सकती है पर्सन टू पर्सन। तीसरी लिमिटेशन हमने देखी कि उसमें जो है डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि एक संस्था हो सकता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है, दूसरी स्टेट लाइन से चार्ज कर रही है, तो दोनों में जो है तुलना करना थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि उनकी जो प्रैक्टिस है अकाउंटिंग प्रैक्टिस वो अलग अलग हो गई। इसी तरीके से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो सिर्फ मॉनेटरी टर्म में और मेजर में मॉनेटरी टर्म में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, जो क्वालिटेटिव एलिमेंट है कंपनी के या संस्था के उनको नहीं रिकॉर्ड करते। इसके अलावा सभी पार्टीज को खुश नहीं रख सकते। छठे नंबर पे है ये इन्फ्लेशन का और या रियल वैल्यू का इफेक्ट नहीं लेते फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और लास्ट के दो हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विंडो ड्रेसिंग की संभावना बनी रहती है और ये फुली एग्जैक्ट नहीं होते, यानी कि बिल्कुल सही नाप तोल नहीं करते, सही वित्तीय स्थिति या लाभप्रदता को नहीं दिखाते। तक ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं उनमें कुछ प्रोविज़न भी शामिल होते हैं, और प्रोविज़न हम क्लियरली नहीं कह सकते कि कितने का अमाउंट होना चाहिए जो बिल्कुल एग्जैक्ट हो प्रोविज़न के लिए। तो प्रोविज़न हो सकता है प्रोविज़न में जो हमने बनाया है और जो एक्चुअल कॉस्ट, ये जो एक्चुअल वैल्यू आई है उसमें अंतर हो सकता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होते।
तो आइए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देखिए, एनालिसिस का जो मतलब होता है, एनालिसिस का मतलब ये होता है जब हम किसी चीज़ की जांच पड़ताल करते हैं, किसी चीज़ को एग्जामाइन करते हैं, किसी चीज़ का एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसको एनालिसिस करना कहते हैं, विश्लेषण करना कहते हैं। जैसे जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को एनालिसिस करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसके छोटे छोटे जो कंपोनेंट होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के, उनको एग्जामिन करते हैं और हम ये देखते हैं कि उनकी जो नेचर है वो कैसी है, वो प्रकृति कैसी है, उस ऑब्जेक्ट के जो कंपोनेंट है उनकी विशेषताएं क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं। तो ये चीज़ें हमें एनालिसिस करने से पता चलती हैं। तो वैसे ही जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो फाइनल अकाउंट्स हैं, उनका क्या करना, उनसे ये जानना कि जो संस्था है, व्यावसायिक संस्था है, उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है और उसकी लाभप्रदता या प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, उसके पास कितने का कैश इनफ्लो है, कितने का कैश आउटफ्लो है, उसके ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट हो रहा है, उसका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट हो रहा है, उसके जो दिगर रेशोज़ हैं वो क्या क्या हैं। जैसे करंट रेशो कितना है, यानी कि करंट असेट इज टू करंट लाइबिलिटी क्या वैल्यू क्या है, और इसी तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या है, नेट प्रॉफिट रेशो क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या है, या डेट इक्विटी रेशो क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम इसको एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ताकि जो यूजर्स हैं वो अपने स्टेक को संरक्षित कर पाएँ और अपने डिसीजन को सही तरीके से ले पाएँ। तो आइए अब इसको हम एक फॉर्मल तरीके से डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी, क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज लार्जली ए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन ए बिजनेस। यानी कि एक बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उस चीज़ को एग्जामिन करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, जांचते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं। एज डिस्क्लोज बाई ए सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट, जैसा कि जो एक स्टेटमेंट दिखाता है, यानी स्टेटमेंट का यहाँ मतलब है बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस। इससे आगे है फिर एंड ए स्टडी ऑफ ट्रेंड ऑफ दीज फैक्टर्स, और ये जो फैक्टर्स हैं इनका ट्रेंड क्या रहा है अब तक, यानी कि प्रॉफिट जो है हर साल कितना होता आया है, लॉस है तो वो कितना होता आया है, वो बढ़ रहा है आगे की तरफ या घट रहा है आगे की तरफ, हमारी सेल कितनी हो रही है, हमारे पास असेट्स कितनी है। तो इन सारी चीज़ों की क्या है, एक स्टडी करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। दूसरी डेफिनेशन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस इज अंडरटेकन बाय क्रेडिटर, इन्वेस्टर्स एंड अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विश्लेषण है वो कौन करता है, वो क्रेडिटर्स करते हैं, इन्वेस्टर्स करते हैं, और इसके अलावा जो अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़र हैं जैसे डेटर हैं, क्रेडिटर है, डिवेंचर होल्डर है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑनर है, मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट है, पब्लिशर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, ये सारे कौन हैं, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़र कहलाते हैं, क्योंकि इनका कोई ना कोई स्टेक कंपनी से जुड़ा होता है। आगे लिखा है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द क्रेडिट वर्दीनेस एंड अर्निंग पोटेंशियल ऑफ ए बिजनेस। और ये जो यूजर्स हैं वो क्यों एनालिसिस करते हैं, वो इसलिए एनालिसिस करते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि जो कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस है, यानी कि उसकी सॉल्वेंसी क्षमता कितनी है, सॉल्वेंसी पावर कितनी है, और वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है और कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती है आगे आने वाले सालों में। तो ये इसी चीज़ का जो हम मूल्यांकन करते हैं, इन्हीं सभी सूचनाओं का जो मूल्यांकन करते हैं वही क्या कहलाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहलाता है। अब जो कंपनी के या संस्था के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके जो यूजर्स हैं वो अपने अपने हित को ध्यान रखकर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको एनालिसिस करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कुछ यूजर्स की बात करूँगा जो ये जानना चाहते हैं कि जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा यूजर्स अपने स्टेक के लिए फर्म की किस सिचुएशन को, किस स्थिति को जानना चाहता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इन्वेस्टर है, कोई शेयर होल्डर है, तो वो क्या देखना चाहेगा, अपने उसका स्टेक है कि उसको डिविडेंड मिले और उसकी जो रीपेमेंट है उसको वाइंडिंग अप के टाइम उसके जो शेयर हैं उनको वापस कंपनी लेके उसके पैसे वापस कर दे या वो शेयर्स को बेच सके।
तो इस दृष्टिकोण से उनके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस देखें, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी चेक करें और फाइनेंशियल पोजीशन देखें, क्योंकि जो प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन है वो ही क्या करेगी, शेयर होल्डर्स को उनका हक दिलाएगी। तो शेयर होल्डर्स उस हिसाब से ही अपने आर्थिक डिसीजन लेंगे कंपनी के संबंध में। इसी तरीके से अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं, तो गवर्नमेंट एक यूज़र है, वो कैसे एनालिसिस करना चाहेगा, क्या एनालिसिस करना चाहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। गवर्नमेंट जो है वो ये एनालिसिस करना चाहेगी कि जो कंपनी है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या लेना होता है, टैक्स लेना होता है। तो जितनी इनकम होगी गवर्नमेंट उसी हिसाब से अपने टैक्स को कैलकुलेट करेगी। तो जो गवर्नमेंट होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस इसलिए करती है ताकि वो टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट कर सके और ये भी जान सके साथ में कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर रही है, क्या वो जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा कर रही है कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते समय या नहीं। ये चीज़ भी गवर्नमेंट देखती है। इसके अलावा अगर और मैं कुछ यूजर्स की बात करूं, तो जैसे क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स क्या होंगे, उनकी जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पावर है फर्म की या कंपनी की, उसको जानने में इंटरेस्टिंग होंगे। वो इसलिए एनालिसिस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो कितनी है और कंपनी की जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पावर है, यानी कि जो कंपनी किस स्थिति में है अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे करने के लिए, वो जल्दी से पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस आधार पर एनालिसिस जो किया जाता है वो क्रेडिटर द्वारा किया जाता है। इसी तरीके से जो लेंडर्स हैं वो ये एनालिसिस करना चाहते हैं, ये इसलिए एनालिसिस करते हैं कि वो ये देखते हैं कि जो अगर मैं इस कंपनी को लोन देता हूँ तो क्या ये कंपनी मेरे लोन के पैसों को फ्यूचर में वापस कर पाएगी, इसका डेट इक्विटी रेशो कितना है, यानी कि इसकी असेट की तुलना में इस कंपनी पर उधारी का पैसा कितना है, ये जानना चाहेंगे डिवेंचर। वो इसलिए जानना चाहेंगे क्योंकि जब तक उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि कंपनी के पास असेट कितनी है और इक्विटी कितनी है और डेट कितना है, तब तक वो ये डिसीज़न नहीं ले सकते कि उनको जो है कंपनी को पैसा उधार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इस डिसीज़न को लेने के लिए जो डिवेंचर होल्डर्स या मनी लेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो अब अपने शब्दों में अगर मैं परिभाषित करूं संक्षिप्त रूप से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है या वित्तीय एनालिसिस क्या होता है, तो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एवं व्याख्या एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा वित्तीय विवरणों के समंकों की महत्ता तथा अर्थ निर्धारित किए जाते हैं ताकि भावी अर्जनों, देय तिथियों पर ऋणों एवं ब्याज के भुगतान की सामर्थ्यता व एक सुदृढ़ लाभांश नीति की लाभप्रदता की संभावनाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सके। तो अभी तक हमने ये जाना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, हमने इसके मीनिंग की बात की। अब हम जानेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है उसको करने की टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। आज का चैप्टर बेसिकली इन टूल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में ही रहेगा। आज के चैप्टर में हम यही देखेंगे अब से आगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टूल्स हैं या टेक्निक्स हैं वो क्या क्या होते हैं, यानी कि इनके उपकरण और इनकी तकनीकें कौन कौन सी होती हैं जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं। पहला जो टूल है, टेक्निक है, वो है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके आधार पर हम दो अकाउंटिंग ईयर्स की तुलना कर सकते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। और इसका हम फॉर्मेट भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि कौन कौन सी टूल्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। तो पहला है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरीके का होता है, एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट
और एक कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा होता है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी दो तरीके का होता है, पहला कॉमन साइज बैलेंस शीट और दूसरा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल है वो उसका सोर्स क्या था और उसको हमने कहाँ खर्च किया। चौथा कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हम कैश इनफ्लो और कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को देखते हैं कि हमारे पास कितना कैश आया और कितना कैश गया। उसके बाद हम रेशियो एनालिसिस देखते हैं। रेशियो एनालिसिस एक मुख्य टेक्निक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। इसमें हम देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, या इसी तरीके से प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, डेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो क्या होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है। तो ये सारे रेशियोज कहलाते हैं। इसके अलावा जो छठी टेक्निक्स है वो है ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस। ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम पिछली कुछ सालों का परसेंटेज देखते हैं। एक बेस ईयर मान लेते हैं, उस बेस ईयर के अनुसार उससे आगे के ईयर्स में, उसके आगे के वर्षों में कोई पार्टिकुलर आइटम या कोई पार्टिकुलर जो वेरिएबल है या आइटम है बैलेंस शीट का या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो उस बेस ईयर की तुलना में आज कितना परसेंट है, आज कितना परसेंट है। तो ये चीज़ देखते हैं हम ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस में। तो अब आइए इनके फॉर्मेट पे देखते हैं। फॉर्मेट देखकर हमें इनके बारे में मोर क्लियरिटी हो जाएगी। पहला है कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होता है जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें 5 कॉलम बनाए जाते हैं। पहले कॉलम में हम जो ट्रांजैक्शंस हैं वो लिखे जाते हैं। दूसरे कॉलम में हम लिखते हैं कि पिछले साल का जो एंड है, पिछले साल के एंड में हमारे पास कौन कौन सा आइटम कितने रुपए का था। उसके बाद दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे कि जो करंट ईयर है, करंट ईयर के एंड में यानी कि क्लोजिंग बैलेंस उस आइटम का कितने रुपए का था। तीसरी जो कॉलम है उसमें हम लिखेंगे जो इन दोनों साल में एब्सोल्यूट चेंज आया, यानी कि करंट ईयर के एंड में से जो करंट ईयर के एंड में जो वैल्यू है उस वैल्यू में से प्रीवियस ईयर के एंड में जो वैल्यू है उसको घटाएंगे तो हमारे पास चेंज निकल कर आ जाएगा, वो कहलाएगा एब्सोल्यूट चेंज। उसको हम चौथे कॉलम में दिखाएंगे। उसके बाद जो एब्सोल्यूट चेंज है वो प्रीवियस ईयर का आधार पर उसकी परसेंटेज निकालेंगे कि प्रीवियस ईयर में जितना था वो उसका कितना प्रतिशत चेंज अब हुआ है। तो कहने का मतलब है जो एब्सोल्यूट चेंज है उसको यहाँ हम परसेंटेज में लिखेंगे 5वें कॉलम में। अगर मैं इसकी ट्रांजैक्शंस की बात करूँ, फॉर्मेट की बात करूँ, तो इसमें क्या है, नेट सेल्स पहले सबसे ऊपर लिखी जाएगी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घटा देंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जैसे कि वेयर हाउसिंग कॉस्ट है, वेयर हाउसिंग रेंट है, ऑफिस रेंट है, सैलरी है। इस तरीके से जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं उनको घटा देंगे। इनको क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। तो इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटाने के बाद हमारे पास नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, फिर हम अदर इनकम को जोड़ देंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटा देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। उसके बाद हम इंटरेस्ट घटा देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। उसके बाद हम टैक्स घटाएंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। दूसरा है कंपेरेटिव बैलेंस शीट। कंपेरेटिव बैलेंस शीट भी क्या, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसका परफॉर्मा देखते हैं और देखते हैं कंपेरेटिव बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं। तो कंपेरेटिव बैलेंस शीट में भी 5 कॉलम होते हैं।
पहले कॉलम में जो हमारा शेड्यूल 6 में जो वर्टिकल फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, हम वही रखेंगे। सबसे पहले हम पहले कॉलम में क्या रखेंगे, जो हमारे आइटम्स हैं, असेट एंड लाइबिलिटीज़ हैं, उनको दिखाएंगे। वो इसी ऑर्डर में दिखाएंगे जिस ऑर्डर में कंपनी एक्ट 2013 में कहा गया है। यानी कि अब जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो वर्टिकल फॉर्म में बनाई जाती है। तो हम क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट है होती है बिल्कुल उसी की तरह बैलेंस शीट बना देंगे, लेकिन उसमें 2 कॉलम हम फालतू बनाएंगे। पहला कॉलम, जो 2 कॉलम है वो है चौथा और पांचवा। बाकी जो पहले 3 कॉलम है वो हर बैलेंस शीट में बनते ही हैं फॉर्मेट के हिसाब से, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से। तो इसमें पहले कॉलम में तो ये ट्रांजेक्शन्स आएंगी, जो असेट या लाइबिलिटीज़ हमारे पास जितनी भी हैं उनको दिखाया जाएगा। उसके बाद दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे कि प्रीवियस ईयर के एंड में उनकी क्या वैल्यू थी, यानी कि वो कितने कितने के थे हमारे पास। उसके बाद तीसरे कॉलम में हम लिखेंगे कि जो करंट ईयर की एंड डेट है उसमें एसेट एंड लाइबिलिटीज़ और कैपिटल कितने कितने की थी। उसके बाद चौथे कॉलम में हम क्या करेंगे, करंट ईयर के जो एंड में वैल्यू है उसमें से प्रीवियस ईयर के एंड की वैल्यू घटा देंगे। तो हमारे पास ये चेंज निकल कर आ जाएगा कि कोई असेट या लाइबिलिटी या कैपिटल हमारे पास कितनी घटी है या कितनी बढ़ी है। इसके बाद ये एब्सोल्यूट चेंज जब निकल कर आ जाएगा तो हम इस एब्सोल्यूट चेंज को परसेंटेज में दिखाएंगे। परसेंटेज में कैसे दिखाएंगे, परसेंटेज में ऐसे दिखाएंगे, इसका फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय वैल्यू एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज चेंज निकल कर आ जाएगा कि जो असेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल्स हैं उनमें कितना परसेंट वृद्धि हुई है और कितने परसेंट उनमें कमी हुई। तो ये फॉर्मेट है आपका कंपेरेटिव बैलेंस शीट का। अब देखते हैं हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है। कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, हम पिछली साल की जो वैल्यूज़ हैं पिछले साल के एंड में उनके आधार पर हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, पिछले साल के जो एंड में वैल्यू है उनका कितना परसेंट चेंज हुआ वो नहीं निकालते, बल्कि इसमें जो हम टोटल होता है एक साइड का जो टोटल है, यानी कि रेवेन्यू। अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें जो नेट रेवेन्यू है उसको हम 100% मान लेते हैं और उसके हिसाब से बाकी आइटम्स की हम परसेंटेज निकालते हैं कि जो बाकी आइटम्स हैं, जैसे कि सेल्स रिटर्न है या आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, वो कितना परसेंट है उस रेवेन्यू का। तो पहले कॉलम में तो सिंपल, पहले 3 कॉलम तो सिंपल ऐसे ही बनेंगे जैसे कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट में बने थे। बस जो चौथा और पांचवा कॉलम है उनमें थोड़ा चेंज आएगा। चौथे कॉलम में क्या आएगा, उसमें हम जो परसेंटेज दिखाएंगे आइटम्स की रिवेन्यू के आधार पर, वो प्रीवियस ईयर की चौथे कॉलम में दिखाएंगे और करंट ईयर की दिखाएंगे 5वें कॉलम में। तो ये फ़र्क है इनकम साइज, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में और कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट में। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, आगे कॉमन साइज बैलेंस शीट देखेंगे। कॉमन साइज बैलेंस शीट में तो आइए कॉमन साइज बैलेंस शीट देखते हैं। कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जो पहले 3 कॉलम हैं वो तो ऐसे ही होंगे जैसे कंपेरेटिव बैलेंस शीट में थे। यानी कि पहला जो कॉलम है उसमें हम क्या करेंगे, जो 1 बाय 1 करके जिस ऑर्डर में असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हमें वर्टिकल फॉर्मेट में दी हुई होती हैं उसी ऑर्डर में लिख देंगे। यानी कि डिट्टो वो ऐसी ही बैलेंस शीट बना लेंगे जैसी फॉर्मेट में बनाई जाती है वर्टिकल फॉर्मेट में। तो उसके हिसाब से हम बैलेंस शीट बना लेंगे, लेकिन उसमें 2 कॉलम और जोड़ देंगे। ये 2 कॉलम भी क्या है, पीछे जो हमने करा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट उसी की तरह 2 कॉलम बनेंगे। एक तो पहले जो चौथा कॉलम है उसमें हम दिखाएंगे कि जो टोटल लाइबिलिटीज़ है उसकी तुलना में जो अदर लाइबिलिटीज़ और कैपिटल हैं वो कितना कितना प्रतिशत हैं 2011 में, यानी कि प्रीवियस ईयर में। और
करंट ईयर में हम दिखाएंगे सबसे लास्ट में कॉलम में, जिसमें यहाँ 2012 को करंट ईयर माना गया है। इस फॉर्मेट के हिसाब से मान के चलते हैं करंट ईयर 2012 ही है। तो करंट ईयर अगर 2012 है तो 2012 में जो लाइबिलिटीज़ हैं, इंडिविजुअल लाइबिलिटीज़, वो टोटल लाइबिलिटीज़ का कितना परसेंट है वो हम इस 5वें कॉलम में दिखाएंगे। ऐसे ही कोई असेट, टोटल असेट का कितना परसेंटेज है वो हम करंट ईयर के एंड में यानी कि 5वें कॉलम में दिखाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे टूल की, फंड फ्लो स्टेटमेंट की। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या दिखाता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट वैसे आपके सिलेबस में नहीं है। फंड फ्लो स्टेटमेंट और ट्रेंड परसेंटेज जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में बस कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपेरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, रेशो यानी अकाउंटिंग रेशो और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 4 चीज़ें हैं। तो फिर भी मैं मतलब बता देता हूँ फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्या होता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ये दिखाता है कि जो वर्किंग कैपिटल है किसी कंपनी की, उसके सोर्स क्या हैं और उसको कहाँ खर्च किया, इन 2 को दिखाता है। और इसके आधार पर हम ये निकालते हैं कि जो वर्किंग कैपिटल है उसमें कितना चेंज आया, यानी कि कहाँ से वर्किंग कैपिटल आई और कहाँ खर्च की, और अब जो बचा हुआ बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, वो कितना है वर्किंग कैपिटल का। तो फॉर्मेट जैसा कि आपके सामने है, मैं थोड़ा वाइड बड़ी कर देता हूँ स्क्रीन। फंड फ्लो स्टेटमेंट में दो भागों में बटी होती है, एक भाग ए और एक भाग बी। पहले भाग में हम दिखाएंगे सोर्स ऑफ फंड, यानी कि जहाँ से वर्किंग कैपिटल आ रही है। दूसरे भाग में हम दिखाएंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड, यानी कि जो फंड है, जो वर्किंग कैपिटल है, वो कहाँ खर्च की जा रही है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी कि सोर्स ऑफ फंड जितने का आया उसमें से टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड को घटा देंगे, तो हमारे पास जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है, नेट इंक्रीज़ या नेट डिक्रीज़, वो निकल कर आ जाएगी वर्किंग कैपिटल। फंड फ्लो स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए इसमें, कि जो वर्किंग कैपिटल पे जो प्रभाव पड़ता है, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो ट्रांजैक्शंस ली जाती हैं वो ट्रांजैक्शंस ली जाती हैं जिनसे वर्किंग कैपिटल और लॉन्ग टर्म असेट या फाइनेंशियल नेचर की जो हमारे पास कैपिटल वगैरह है, जैसे डिबेंचर या शेयर्स हैं, उनसे वो कोई प्रभावित हो रही है। यानी कि अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिससे हमारा वर्किंग कैपिटल भी प्रभावित हो रही है और फिक्स्ड असेट भी प्रभावित हो रहे हैं या शेयर कैपिटल भी प्रभावित हो रहे हैं। अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिससे केवल दोनों ही अकाउंट क्योंकि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन से 2 अकाउंट प्रभावित होते हैं, जिसमें से एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट। तो सपोज करो अगर वर्किंग कैपिटल कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है, जैसे पेमेंट हमने करी डेटर को, तो 1000 रुपीज़ क्रेडिटर को अगर हमने पेमेंट की, तो एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो यहाँ इस फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्यों इसकी एंट्री नहीं करेंगे? इसलिए एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि इस ट्रांजैक्शन से क्या हो रहा है, दोनों खाते जो प्रभावित हो रहे हैं वो करंट असेट और करंट लाइबिलिटी में से हैं, यानी कि वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड हैं। अब सपोज करो एक आदमी है वर्किंग कैपिटल और एक है लॉन्ग टर्म असेट, फिक्स्ड असेट। सपोज करो अगर एक आदमी जो वर्किंग कैपिटल है उसने एक जेब में से पैसा निकाला और दूसरे जेब में रख दिया, तो जो इंडिविजुअल लेवल की जो अमाउंट है वो तो चेंज हो गई वर्किंग कैपिटल में से, लेकिन जो नेट बैलेंस है वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि उसने एक जेब में से निकाल कर पैसा दूसरे जेब में रख दिया। इसी तरीके से कोई दूसरा आदमी है जिसको हमने किसकी संज्ञा दी है? एक नॉन करंट आइटम की संज्ञा दी है। तो जब कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होगी जिससे दोनों अकाउंट जो प्रभावित हो रहे हैं वो नॉन करंट होंगे, यानी कि जैसे ट्रांजैक्शन क्या होती है, हमने कोई असेट खरीदी, फिक्स्ड असेट, और उसके बदले में शेयर इशू कर दिए, तो यहाँ एंट्री क्या होगी? फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ देखो कोई भी वर्किंग कैपिटल का जो अकाउंट है वो प्रभावित नहीं हुआ, दोनों
यानी दोनों नॉन करंट नेचर के जो अकाउंट हैं वो प्रभावित हुए, तो उससे क्या होगा, फंड फ्लो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे फिर अब सवाल उठता है कि फिर किस ट्रांजैक्शन से जो है वर्किंग कैपिटल पर या फंड फ्लो पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे दोनों खाते प्रभावित हों, यानी कि नॉन करंट अकाउंट भी प्रभावित हो और करंट अकाउंट भी प्रभावित हो। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं कि कैश में हमने शेयर इशू किए, तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल जो है वो एक नॉन करंट नेचर का अकाउंट है और जो कैश है वो करंट नेचर का अकाउंट है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक ऐसी ट्रांजैक्शन हमने ली जिससे दोनों तरह के अकाउंट जो है प्रभावित हो रहे हैं, करंट नेचर का भी और नॉन करंट नेचर का भी। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में इसलिए हम क्या करते हैं, केवल वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं जो दोनों अकाउंट को प्रभावित करे, करंट नेचर के अकाउंट को भी और नॉन करंट नेचर के अकाउंट को भी। अगर वो दोनों को प्रभावित नहीं कर रहा, किसी एक को ही प्रभावित कर रहा है, तो उससे वर्किंग कैपिटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि पैसा जो है वो एक जेब से निकलकर दूसरी जेब में आ जाता है, जबकि टोटल जो पैसा है वो व्यक्ति के पास बराबर रहेगा। आइए चौथी टेक्निक देखते हैं हम कौन सी होती है। चौथी टेक्निक है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, ये एक फाइनल अकाउंट है। ये दिखाता है कि किसी व्यावसायिक संस्था में या कंपनी में कैश का कितना इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ, और वो इनफ्लो और आउटफ्लो जो हो रहा है वो किस नेचर की एक्टिविटी से हो रहा है। तो एक्टिविटीज़ को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 भागों में बांटते हैं। पहली होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो कैश इनफ्लो या आउटफ्लो आता है जो कंपनी का जो कोर बिजनेस है, कोर बिजनेस ऑपरेशन है, उससे रिलेटेड होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरी कोई परचून की दुकान है, तो उस परचून की दुकान में जो सामान प्रोडक्ट रखा है उसको बेचकर जो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा वो मेरे लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, और उससे जो कैश का फ्लो होगा वो ऑपरेटिंग फ्लो माना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माना जाएगा। लेकिन अगर वो परचून की दुकान में बेच देता हूँ और कहीं और जाके परचून की दुकान कर लेता हूँ, तो इस दुकान को बेचने में अगर मुझे कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, वो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट माना जाएगा। इसलिए इस कैश फ्लो को जो है हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं दिखाएंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में केवल उन्हीं एक्टिविटीज़ से जो कैश फ्लो हुआ है को दिखाएंगे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से हुए हैं, यानी कि उस काम से हुए हैं जो काम जो है कंपनी का मेन बिजनेस है, कंपनी की मेन एक्टिविटी है, जिसके लिए कंपनी संस्थापित हुई है। दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, कोई इन्वेस्टमेंट अगर हमने करा है या कोई फिक्स्ड असेट खरीदी है या कोई फिक्स्ड असेट बेची है, तो उससे जो कैश फ्लो हुआ उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के हेड के अंदर। तीसरा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें हम जो कैश फ्लो किसी शेयर या डिबेंचर्स इशू करने से हुआ है, या लोन लेने से हुआ है, या इंटरेस्ट की पेमेंट करने से हुआ है लोन पर, तो ये इन वजहों से जो कैश फ्लो होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो, उसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हेड के अंदर। इसके बाद जब ये तीनों एक्टिविटीज़ से हम कैश फ्लो निकाल लेंगे तो हम इन तीनों का टोटल करेंगे, और तो हमारे पास नेट इंक्रीज़ इन कैश और नेट डिक्रीज़ इन कैश आ जाएगा। अब जितना कैश हमारे पास इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ उसमें हम ओपनिंग बैलेंस जो हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसको जोड़ देंगे, तो हमारे पास जो है क्लोजिंग का बैलेंस निकल कर आ जाएगा। अब ये जो क्लोजिंग का बैलेंस निकल कर आया है फाइनेंशियल कैश फ्लो स्टेटमेंट में, इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको हम टैली करेंगे बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग बैलेंस दिया है कैश का उससे। तो अगर वो बराबर आ गया तो इसका मतलब है कि हमारे क्वेश्चन सही हुआ है, अगर वो बराबर नहीं आए तो इसका मतलब हमसे कहीं ना कहीं गलती हो गई है।
तो ये था कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके बाद दो टेक्निक्स और रह गई हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। पांचवी टेक्निक्स है रेशो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशोज। रेशो को मुख्य तौर पे चार भागों में बांटा जाता है। एक तो लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो वो रेशो कहलाते हैं जो कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड को पूरा करते हैं, यानी कि जो शॉर्ट टर्म क्लेम्स हैं कंपनी के, उनको पूरा करने के लिए कंपनी के पास कितना पैसा बना रहता है। ऐसे जो रेशो हैं जो इस बात को बताते हैं कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म के जो क्लेम हैं उनको पूरा करने के लिए कितना पैसा है, तो वो रेशो क्या कहलाते हैं, लिक्विडिटी रेशो कहलाते हैं। दूसरा है सॉल्वेंसी रेशो। ये ऐसे रेशो हैं जो ये बताते हैं कि कंपनी के पास लॉन्ग टर्म की जो लोन है या डिवेंचर्स हैं उनको रिडीम करने की कितनी क्षमता है, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन को रीपेमेंट करने की जो कैपेसिटी है वो दिखाते हैं सॉल्वेंसी रेशो। इसके बाद है एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो ये दिखाते हैं कि किसी स्टॉक में या डेटर में या आपका असेट में अगर हमने 1 रुपया इन्वेस्ट किया है तो उसके बदले में सेल कितने रुपए की हुई है, तो ये दिखाते हैं एक्टिविटी रेशो। इसे टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो दिखाते हैं कि कोई जो फर्म है या जो कंपनी है वो उसका प्रॉफिट कितना परसेंट है, यानी जैसे प्रॉफिट दो तरीके का होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकल कर आता है ट्रेडिंग अकाउंट से और नेट प्रॉफिट निकल कर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में ये निम्न रेशो आते हैं। एक तो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, दूसरा है नेट प्रॉफिट रेशो और तीसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो इन तीनों के आधार पर हम क्या करते हैं, इन तीनों प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के आधार पर हम प्रॉफिटेबिलिटी की जांच करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं कि फर्म का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कितना है और फर्म का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना है, फर्म का जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है। इस आधार पर क्या होता है, जो डिसीजन है कंपनी से संबंधित वो लिए जाते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ इन चारों की, तो लिक्विडिटी रेशो के कुछ एग्जाम्पल ये हो सकते हैं। करंट रेशो, यानी कि करंट असेट बटे करंट लाइबिलिटी, और दूसरा लिक्विड रेशो, यानी कि करंट असेट में से हम क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा देंगे और स्टॉक घटा देंगे। जो करंट असेट इन दोनों को घटाने के बाद बची उसको करंट लाइबिलिटी से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास लिक्विड रेशो या क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो आ जाएगा। सॉल्वेंसी रेशो के एग्जांपल में हम डेट इक्विटी रेशो को रख सकते हैं, जो ये दिखाता है कि कंपनी की जो लॉन्ग टर्म डेट है उनकी तुलना में असेट कितनी है, यानी कि असेट और लॉन्ग टर्म डेट में रिलेशनशिप को दिखाता है कौन, डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो क्या है, एक सॉल्वेंसी रेशो है। तीसरा है एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो के एग्जांपल हो सकते हैं जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशो या डेटर टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, टोटल असेट टर्नओवर रेशो, नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ये कुछ एग्जांपल हैं एक्टिविटी रेशो के या टर्नओवर रेशो के। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के जैसे मैंने पहले बताए थे, अभी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के एग्जांपल हो सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। इसके बाद तो ये बात हुई रेशो एनालिसिस की या अकाउंटिंग रेशोज की। लास्ट टेक्निक जो बची है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, वो होती है आपकी ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस। ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस जैसे का नाम से पता चल रहा है, इसमें हम जो फाइनेंशियल वेरिएबल हैं उनके परसेंटेज का ट्रेंड देखते हैं कि उसका ट्रेंड क्या है, यानी कि वो समय के अनुसार वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं या स्थिर है, किस तरीके से है। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है स्क्रीन पर, देखिए अपने आप। इसमें 4 साल के डाटा दिए हुए हैं, 2010 के, 2011 के, 12 के और 13 के। 2010 में सेल 10,000 थी, 2011 में 12,000, 2012 में 13,000,
और 2013 में 16,000 रुपये की सेल थी। तो अगर हम बेस ईयर 2010 को मान लें तो 2010 की सेल को हमने क्या मान लिया, 100% मान लिया, क्योंकि बेस ईयर की जो परसेंटेज में वैल्यू होती है वो क्या मानते हैं हम, 100% मानते हैं। तो 2010 बेस ईयर है और इस 2010 की जो सेल्स है वो 100% है, 10,000 है यानी। तो अब इसको अगर हम 2010 को बेस ईयर मान लें तो हम ये देखेंगे कि 2011 में हमारी सेल में कितना परिवर्तन आया। तो अगर जब हम परसेंटेज निकालेंगे 2011 में सेल्स का, कि 2011 की जो सेल्स है वो 2010 की सेल्स का कितना परसेंट है, तो कैसे निकालेंगे, 12,000 डिवाइडेड बाई 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100। जब हम ये रेशो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो ट्रेंड परसेंटेज निकल कर आएगी वो आएगी 120%। इसका मतलब ये है कि 2011 में सेल्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2010 की सेल्स का 120% है। फिर हम ऐसे 2012 में देखेंगे कि 2012 की जो सेल है वो 2010 की यानी कि बेस ईयर की सेल का कितने प्रतिशत है। तो जब हम 2012 की सेल का परसेंटेज निकालेंगे बेस ईयर 2010 को मानकर तो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी 130%। तो इस हिसाब से जो 2012 की जो सेल्स है वो 2010 की यानी कि बेस ईयर का 130% है। इसी तरीके से लास्ट ईयर में 2013 में हमारी सेल जो है 16,000 हुई है। तो 16,000 कितना परसेंट हुआ 10,000 का, ये 160% हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2013 की जो सेल्स है वो 2010 की यानी कि बेस ईयर की सेल का 160% है। अब ये जो ट्रेंड परसेंटेज निकल कर आई है इससे ये पता चल रहा है कि जो फर्म का जो सेल्स है वो टाइम के साथ बढ़ रही है। पहले साल में जो थी वो 100% थी यानी 10,000 थी सेल, और जो 2011 में वो सेल कितनी बढ़ गई, 20% से बढ़ गई यानी कि अब वो 12,000 की हो गई। 2012 में वो 30% बढ़ी बेस ईयर की तुलना में यानी कि वो 13,000 हो गई, और 2013 में वो 60% एक्स्ट्रा वृद्धि हुई सेल में यानी कि वो बेस ईयर की 160% हो गई यानी 16,000 हो गई। तो ये ट्रेंड परसेंटेज हमें ये दिखा रहा है कि कंपनी का जो सेल है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है। इससे ये ट्रेंड का पता चल रहा है कि कंपनी का जो सेल है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रेंड परसेंटेज कहते हैं, क्योंकि इसने एक ट्रेंड दिखा दिया हमें कि सेल का जो ट्रेंड है वो कैसा है, वो बढ़ रहा है या घट रहा है या स्थिर है। तो ये थी छठी टेक्निक आपकी। आज का लेक्चर में बस इतना ही होगा। इसके बाद के जो कुछ पहलू हैं इस चैप्टर में उनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे।